पिछले व्याख्यान में हमने बिहार के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी की 2 कविताएँ यह दंतरित मुस्कान और फसल पढ़ी थी। आइए क्षितिज भाग 2 के 7वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है गिरिजा कुमार माथुर। इस अध्याय में गिरिजा कुमार माथुर जी की एक कविता जिसका शीर्षक है छाया मत छूना संकलित है। सर्वप्रथम कवि का परिचय पढ़ते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत रहे। उनका निधन 1994 में हुआ। कहने का अर्थ यह है कि इनकी शिक्षा हिंदी भाषा से नहीं हुई, अंग्रेजी भाषा से ही हुई। उसके बाद साहित्य से सर्वथा अलग हट करके इन्होंने वकालत का पेशा अपनाया। देखा जाए तो कवि के लिए किसी भाषा का बंधन अथवा किसी विषय की शिक्षा का बंधन आड़े नहीं आता है। कवि भावनाओं के क्षेत्र में अपना कार्य करता है और भावनाएं किसी भाषा या किसी विषय के बंधन में नहीं आ सकती। अतः इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि माथुर जी ने अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की अथवा हिंदी में। उनकी प्रमुख रचनाएं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह है। जन्म कैद नाम का उनका नाटक, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचनात्मक लेख है उनका। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। यानी उनकी जो कविता है उसमें माधुर्य की भावना, कुछ श्रृंगार की भावना, कुछ रोमांचक शब्दों के सहारे मनुष्य के मन के अंतरतम के कोमल भावों को छूने का प्रयास किया जाता है। वे विषय की मौलिकता की पक्षधर तो थे, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। वे मौलिक विषय को अपनी भाषा में व्यक्त करते थे, किंतु अपनी भाषा में मौलिकता लाने के लिए वे शिल्प के साथ या बनावट के साथ या यूं कहें कि कविता की जो शब्दों की सृजनात्मकता होती है उसके साथ वो समझौता नहीं करते थे। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते थे। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। प्राचीन काल की जो कविताएं हैं वे तुकांत कविताएं रही हैं, गेयात्मक रही हैं, जिनके कारण उनमें मनुष्य के अंतरतम को छूने का या एक तरह की संगीतात्मकता करने का भाव अधिक पाया जाता था। परंतु नई कविता एक गद्य की तरह से है, जिससे उसमें रूखापन आ जाता है और पाठक या श्रोता ये समझ नहीं पाता है कि कविता बोली जा रही है अथवा किसी गद्य के पाठ को पढ़ा जा रहा है। परंतु गिरिजा कुमार माथुर जी की जो कविताएं हैं वे ध्वनि साम्य के कारण, ध्वनि साम्य होता है समान ध्वनियों का साथ साथ प्रयोग करके सुंदरता उत्पन्न कर देना, माधुर्य उत्पन्न कर देना, उसके अंदर एक मिठास की भावना पैदा करना। तो बिना तुक के और बिना छंद के भी उन्होंने अपनी कविता में ध्वनि साम्य के माध्यम से संगीतात्मकता लाने का प्रयास किया है। और बिना तुक की कविताएं भी इस प्रकार की लगती हैं कि मानो कि उसमें कोई संगीत की तरह उसको गाया जा रहा हो। भाषा के दो रंग उनकी कविता में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। रोमानी कविताएं जो होती हैं जिसके अंदर प्रेम की भावना या प्रेम के उदात्त भावों का चित्रण किया जाता है, उन कविताओं में बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं होते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में ही कवि अपनी कोमल भावनाओं को व्यक्त कर देता है। यहाँ कहना चाहते हैं कि कवि में दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं। उनकी कविताओं में दार्शनिक गंभीरता वाले या क्लासिक मिजाज जो वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग भी हुआ है और लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग भी है जिनमें गंभीर भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उसके साथ साथ माधुर्य या यूं कहें कि
वर्तमान की भाषा में श्रृंगार, या यूं कहें कि जो प्रेम के उदात्त और कोमल भावनाओं को चित्रण करने वाले जो वाक्य हैं वो छोटे होते हैं, वो भी उनकी कविताओं में पाए जाते हैं। प्रस्तुत अध्याय में उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है छाया मत छूना। कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के सुख को गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। उसमें संघर्ष आते रहते हैं, उसमें कभी सुख और कभी दुख, क्योंकि संघर्ष के बाद शांति भी होती है और शांति के बाद संघर्ष का आना भी स्वाभाविक है। तो ये दोनों प्रकार की भावनाएं या दोनों प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं और मनुष्य को कदम कदम पर सुख और दुख का साक्षात्कार करना पड़ता है। दोनों उपस्थित रहते हैं। पर मनुष्य दुखी कब हो जाता है? जब वह अतीत के दुखों को याद करता है या अतीत के सुखों को याद करता है। कभी बीते हुए समय का जो सुख है, जो उसके अच्छे दिन थे, जो उसके सामने सब सुविधाएं थी, जब वह सुख पाता था, जब वह खुश था, यदि वह बीते हुए समय के उन सुखद क्षणों को ही याद करता रहेगा, तो वह अतीत के दुख को और दुगना करता रहेगा, क्योंकि वर्तमान के दुख को और दुगना करता रहेगा। क्योंकि यदि हम अतीत के सुखों को याद करेंगे, तो वर्तमान में जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं वह भी दुख में बदल जाएगा। मन की स्थिति उतनी प्रसन्न नहीं रह पाएगी। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कवि का यह कहना है कि हमारा अतीत के सुखों की मधुर कल्पनाओं में खोना अच्छा नहीं है। यदि हम अतीत के सुखों की मधुर कल्पनाओं में खोए रहेंगे, तो वर्तमान में हमारे सामने जो समस्याएं हैं, वर्तमान में हम जिन वास्तविक परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहते हैं, उनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। कल्पना की दुनिया वास्तविक नहीं होती है। कल्पना की दुनिया एक स्वप्न की दुनिया होती है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता है। वह मन को कुछ समय के लिए खुशी तो कर सकती है, प्रसन्न तो कर सकती है, पर वह प्रसन्नता स्थायी नहीं रहती है। कवि का मानना है कि यदि हम कल्पनाओं में खोए रहेंगे, तो जब कल्पनाओं से बाहर आएंगे और संसार की जीवन की वास्तविक कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे, तब हम उनके सामने हार जाएंगे और उन चुनौतियों का हम सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कहना चाहता है कि वर्तमान की परिस्थितियों से पलायन नहीं करना चाहिए। मनुष्य परिस्थितियों से पलायन कब करता है? जब मनुष्य परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता, अर्थात परिस्थितियों से निपटने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाता है, तब सामने आने वाली परिस्थितियों से वह भाग जाता है, पलायन कर जाता है। जैसे कोई योद्धा युद्ध में जाता है, तो वह शत्रु का मुकाबला उसी स्थिति में करेगा जब उसके पास अस्त्र शस्त्र भी होंगे, जब वह मानसिक रूप से युद्ध लड़ने की तैयारी करके भी आया होगा। यदि मानसिक रूप से उसने केवल सुखद कल्पनाएं ही की हैं युद्ध को लड़ने के लिए या शत्रु का युद्ध में सामना करने के लिए, वह मन से तैयार नहीं है, हृदय से मजबूत नहीं है, तो वह शत्रु का सामना नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को भी अपनी सुखद परिस्थितियों से अलग हट करके, सुखद कल्पनाओं से बाहर आकर के जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उनका सामना करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो अतीत के समय में जो उसने सुख भोगे थे, जो सुखद क्षण थे, उन क्षणों को बार बार याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वर्तमान का दुख दूना होता है। मनुष्य कल्पना लोक में ही घूमता रहता है, वास्तविक परिस्थितियों का, कठोर धरातलीय सत्य का वह सामना नहीं कर पाता। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। वह बताती है कि जीवन सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। क्योंकि कविता का शीर्षक है छाया मत छूना। कविता में छाया अतीत के सुखद क्षणों के रूप में प्रस्तुत की गई है, और छूने का अर्थ है कि उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, या स्पर्श का सीधा अर्थ है कि उनको अपने मन में स्थान
नहीं देना चाहिए। अतः अतीत की स्मृतियों को भूलें, वर्तमान का सामना करें और भविष्य का वर्ण करें, अर्थात भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बातों की ओर कविता में कवि ने एक सामान्य मनुष्य को जगाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है, क्योंकि रोमानी भावबोध का अर्थ है, जैसा बताया जा चुका है, वह माधुर्यपूर्ण भावना जो मन की उदात्त प्रेम की सूक्ष्म धारणाओं को अपने शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करती है। अर्थात मन की उदात्त भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, श्रृंगारिक भावनाएं, वे सब रोमानी भावनाओं की या रोमानी मिजाज के अंतर्गत ही आती हैं। तो रोमानी मिजाज के साथ साथ कवि ने मनुष्य को वास्तविक धरातल से परिचित होने के लिए भी इसमें संदेश दिया गया है। मूल रूप से कहा जा सकता है कि कवि दोनों प्रकार की धारणाओं को अपने काव्य में स्थान देता है। जैसे कि इस गद्य में पूर्व में आ चुका है कि कवि दोनों रंग अपनी कविताओं में भर सकता है। उनकी कविताओं में रोमानी या माधुर्य की भावनाएं भी हैं, तो उन सब से अलग हट करके, कल्पना से अलग हट करके और वास्तविक सत्य का सामना करने की भी प्रेरणा उसमें दी गई है। अतः कविता का शीर्षक रखा गया है छाया मत छोड़ना। आशा करता हूं कि आपको काव्य परिचय, कवि के बारे में कुछ समझ में आया होगा। इस व्याख्यान को सुनने के बाद प्रिय विद्यार्थियों, आपका कर्तव्य बनता है कि आप आपके घर पर रखी हुई, आपके थैले में रखी हुई, आपके बैग में रखी हुई जो क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, उसके 7वें अध्याय को जो मैं पढ़ा रहा हूं इस व्याख्यान में, उसको एक बार पुनर्पठन भी उसका करें, क्योंकि पुनर्पठन करने के बाद ही कोई बात समझ में आती है। और अंत में व्याख्यान को समाप्त करते हुए पुनः आपसे निवेदन करूंगा या आदेश करूंगा या निर्देश करूंगा कि लॉकडाउन का पालन करते रहें। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी कोरोना नाम की इस महामारी से पूरे भारत को, यूं कहें कि संपूर्ण विश्व को मुक्ति मिल पाएगी, ऐसी हमारी कामना है। उसके बाद पुनः हम विद्यालय में आपसे मिलकर के, कक्षाओं में मिलकर के साक्षात रूप से उसी प्रकार से अध्ययन करवाएंगे। तब तक घर पर बैठ करके ही आप अध्ययन को जारी रखें। इसी के साथ आपको पुनः शुभाशीष, आपसे मुलाकात होगी अगले व्याख्यान में, जिसमें कविता का आदर्श वाचन और कविता को 2 अन्वितियों में, 2 व्याख्यानों में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रसन्न रहिए।